एचडी टीचर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का जो पेपर है समावेशी विद्यालय का निर्माण, उसको हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने विशिष्ट जो बालक हैं उसकी थोड़ी बहुत शाब्दिक अर्थ देखा था और कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा जो है मैंने वो आपको समझाई थी। आज हम विशिष्ट बालक और सामान्य बालक उन दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट से दोनों का ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सामान्य बालक। सामान्य बालक है वो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, जबकि जो विशिष्ट बालक जो होता है वह जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा या बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं और जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य एवरेज होती है, तो वह पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं और समाज में या अपने परिवार में या विद्यालय में अच्छे से समायोजन कर लेते हैं। तो उनका जो अपना जो आने वाला जो भविष्य है उसके प्रति जो उनकी सोच जो रहती है, उनका जो दृष्टिकोण जो रहता है वह हमेशा पॉजिटिव रहता है। जबकि इसकी तुलना में जब विशिष्ट बालक की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के बालक आते हैं। या तो उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो बिल्कुल न्यून होती है, या फिर वो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो अत्यधिक होती है। न्यून जो रहेगी उनका जो दृष्टिकोण होगा वह हमेशा कैसा रहता है, नकारात्मक। लेकिन जो ज़्यादा प्रतिभावान या जीने जो बच्चे रहते हैं, सुपीरियर जो बच्चे रहते हैं, वो अपने भविष्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव रहते हैं, यानी वो ज़्यादा ही संवेदनशील रहते हैं। इसलिए वे अपने जीवन के प्रति यानी आने वाले जीवन के प्रति वो बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण सोच रखते हैं। दूसरा है इनका बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि जैसे कि आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि कोई स्वस्थ बालक है उसकी बुद्धि लब्धि जो रहती है उसको हम मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, इसके द्वारा हम किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि को निकालते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का मतलब यह होता है कि जो बच्चा जो है वह अध्यापक के द्वारा दी गई जो ज्ञान है उसको किस तरीके से अपने अंदर आत्मसात कर रहा है कि नहीं। यानी आत्मसात करने का मतलब है कि उसको कितना समझ में आ रहा है, वो अपनी बुद्धि में उसको कितना रख रहा है। तो जो उसमें एक टेबल दे रखी है जो कि आपके मनोवैज्ञानिक पेपर में है, उस टेबल के अंतर्गत जो उसका मध्य बिंदु जो रहता है बुद्धि लब्धि का, उसमें 90 से 110 जो है वो अंक दे रखा है। वह बुद्धि लब्धि जो रहती है वो सामान्य बालकों की होती है। और उस ही टेबल या तालिका में 0 से 140 यानी सबसे हाई जो रहता है वो 140 रहता है, जिसको हम प्रतिभावान बालक कहते हैं। और जो सबसे निम्नतम जो रहता है वो 0 रहता है, जिसको हम आपके मूर्ख बालक या मूर्ख बालक भी कह सकते हैं। तो इसमें दोनों ही कैटेगरी के बच्चे आए हैं, ठीक है। तो यानी एक तो ये मूर्ख बच्चे हैं और दूसरा है ये एक प्रतिभावान वाले बच्चे हैं। तभी इन दोनों को मिलाकर के वो बच्चे कैसे हो रहे हैं, विशिष्ट बालक, ठीक है। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत क्या आ रहे हैं, या तो वे अत्यधिक उनकी बुद्धि लब्धि है, इनको बहुत कम समय में वो अधिक से अधिक कैप्चर कर लेते हैं, या वह जो है उनको कई चीज़ समझाने के बावजूद भी उस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो दोनों ही जो बच्चे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, स्पेशल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बालक के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें शारीरिक रूप से सुडौल और स्वस्थ। जब वो बच्चे जो सामान्य औसत बालक होते हैं, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं कि उनके ऊपर किस तरह का दबाव या प्रेशर नहीं होता है, वह अपनी पढ़ाई पे, अपने दैनिक दिनचर्या पे, अपने विद्यालय पे, अपने परिवार पे वो सामान्य रूप से सभी क्षेत्र में वो बराबर जो है वो सहयोग करते हैं, वो उन पर ध्यान देते हैं, जिससे उनका जो शारीरिक या मानसिक जो दुर्बलता है वह बहुत कम हो जाती है, जिससे वो उनका जो शरीर जो है यानी शारीरिक जो बाह्य स्वरूप है वो देखने में एक तरीके से स्वस्थ दिखाई देता है। जबकि हम इसकी तुलना विशिष्ट बालक से करते हैं तो शारीरिक रूप से अधिक पतले, मोटे या जिसको हम कह सकते हैं बेडोल वो होते हैं। पतले या मोटे कैसे, जैसे कि हम देखते हैं कि कक्षा में यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभावान होता है तो वो
हमेशा वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है, यानी उसका ध्यान जो है हमेशा अपने अध्ययन पे केंद्रित होता है, तो वो अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे उसकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो अत्यधिक क्षीण हो जाती है। तो उसका जो स्वरूप है वो बाह्य स्वरूप भी उसके शरीर पे हमको प्रदर्शित होता है। जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल बच्चे जो रहते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ रहा है तो तेरा जो शरीर है वो धीरे धीरे ढल रहा है, अपने शरीर पर भी ध्यान दो पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन उनका जो हमेशा केंद्रण जो रहता है अधिक से अधिक अध्ययन करना होता है। ठीक है, जो कौन सी बुद्धि लब्धि वाले में आएंगे वो 140। जबकि दूसरी बुद्धि लब्धि यानी जो शारीरिक रूप से पहले से ही कमज़ोर हैं या मानसिक रूप से विमंदित बालक हैं, उनका भी शारीरिक जो ढांचा रहता है वो कैसा रहता है, भारी रूप से कमज़ोर रहता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसमें शैक्षिक उपलब्धि सामान्य। क्यों? क्योंकि वो कौन से बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आ रहे हैं, मध्यम मानक के अंतर्गत आ रहे हैं। शैक्षिक उपलब्धि सामान्य है, या तो वो अधिक प्रतिभावान नहीं है या फिर वो ज़्यादा मंद बुद्धि वाले नहीं हैं, यानी वो बीच के हैं, यानी मध्य हैं। समय के अनुसार वे अपना जो कार्य है वो संपादित कर लेते हैं। लेकिन इनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वही दो इनमें पैरामीटर्स आ रहे हैं, या तो उनकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, अत्यधिक होगी, या उनकी बुद्धि लब्धि कम होगी। ठीक है, कम हो रही है तो वो मूर्ख बालक के अंतर्गत आ रहे हैं, और जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक है तो वो प्रतिभावान बालक के अंतर्गत आ रहे हैं। और इन दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो विशिष्ट बालक की कैटेगरी या श्रेणी में आते हैं। अगला पॉइंट है इसमें समायोजन आसानी से करना। समायोजन यानी ये अपने विद्यालय में, परिवार में, समाज में, या जहाँ पे ये आने वाले समय में भविष्य में जहाँ पे कार्य करेंगे जिस ऑफिस में, वो भी वो अपने आप को सही रूप से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्योंकि इनका जो व्यवहार जो रहता है, व्यक्तित्व जो रहता है वो उभयमुखी रहता है, ना तो वे अंतर्मुखी रहते हैं ना ही वे आपके भयमुखी रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये जो विशिष्ट बालक जो रहते हैं इसमें दो कैटेगरी आ रही है, मूर्ख और प्रतिभावान वाले बालक। उनको समायोजन करने में क्या आती है, कठिनाइयाँ होती है। जैसे कि यदि हम मंद बुद्धि वाले बालक लेते हैं तो वह सामान्य बालकों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो वैसा ही व्यवहार उनका अपने विद्यालय में भी होता है, समाज में भी होता है, या अपना जो भी कोई क्षेत्र है उसमें भी वो रहता है, जिससे उनको एडजस्टमेंट करने में ज़्यादा परेशानी आती है। दूसरी तुलना में हम देखते हैं प्रतिभावान जो बालक होते हैं तो वह अपने आप को समायोजन कर तो लेते हैं, लेकिन उनको भी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। क्योंकि जो उनका जो बचपन जो है और या उनका जो वयस्कता जो है, एडल्ट जो है, वो पूर्ण रूप से पढ़ाई पे यानी स्टडी पे ही रहता है। तो वह समाज की जो भी हैं, जैसे कि आपका दूसरे का सहयोग करना, परस्पर या सहानुभूति करना, स्नेह करना, ये सब जो संवेग जो रहते हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में थोड़ा क्या रहता है, कम रहता है। क्योंकि उनका पूरा जो कॉन्सेंट्रेट जो रहता है केवल स्टडी ही रह जाता है। तो समाज के जो अन्य जो तत्व हैं वो उनसे अछूते रह जाते हैं। अंतिम पॉइंट है जीवन के प्रति आशावादी होना, यानी वो जीवन से वो अधिक आशा नहीं रखते हैं। कि वो ये कहते हैं कि वर्तमान समय में हम जैसे जीवन यापन कर रहे हैं वैसे ये आने वाले समय में जैसा वो होगा वो उसी के अनुसार ढल जाएंगे। हमें जीवन से ज़्यादा जो है डिजायर नहीं रखनी चाहिए, महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। वो सामान्य रहते हैं औसतन, जबकि इसमें ये निराशावादी भी होते हैं प्लस अधिक आशावादी होते हैं। अधिक आशावादी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके प्रतिभावान जो बालक होते हैं उसके अंतर्गत। क्यों? उनका जो जीवन जो है विद्यार्थी जीवन है वो पूर्ण रूप से अध्ययन में निकला है, तो वो अधिक अपने भविष्य के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हमको इतना अध्ययन करना है जिससे हम अधिक से अधिक अपने जीवन में अचीव कर पाएँ, उपलब्धि हासिल कर पाएँ। ठीक है, तो वो जीवन के प्रति अत्यधिक आशावादी हो जाते हैं। ठीक है, जबकि सामान्य जो बालक हैं वो नॉर्मली हमको ये मिला इसमें हम एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं मिला तो हम आगे की सोचेंगे। जबकि जो मंद बुद्धि जो होते हैं, मूर्ख बालक होते हैं, वो जीवन के प्रति क्या रहते हैं, निराशावादी। क्यों? क्योंकि जब उनमें संवेग जो है वो अस्थिर है, अध्ययन के प्रति वो अस्थिर है, केंद्रण जो है वो अस्थिर है, तो वो जीवन के प्रति क्या रहते हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। तो आज हमने तुलनात्मक अध्ययन करा है, दो कैटेगरी वाले बालक हैं, दो श्रेणी के, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। ठीक है, आने वाले कल की क्लास में हम अलग जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।